वही टीम जो 70% विन रेट पर सैकड़ों रिकॉर्ड्स तोड़कर आईपीएल फाइनल्स तक पहुंची थी, वो फिर एक ही साल में उन्हीं प्लेयर्स के साथ, उन्हीं कोचेस के साथ, उन्हीं ग्राउंड्स पर आईपीएल इतिहास की सबसे खराब टीम बन जाती है। तो आज हम जानने वाले हैं इस दुर्घटना की कहानी उस साल की और उस टीम की जिसे अपने सोच, लक और एक वर्ल्ड कप ने राजा से लेकर रंग बना के रख दिया। आज हम जानेंगे 2014-15 सीजन के किंग्स 11 पंजाब की कहानी। आज के पंजाब किंग्स यानी तभी के किंग्स 11 पंजाब, उनका आईपीएल सफर किसी जिल्लत भरी ट्रेजेडी की तरह है। इनॉग्रल सीजन में सेमीफाइनल तक पहुंचने के बाद उसके बाद का हर एक सीजन एक नई अपमान की कहानी थी। हर बार बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ बड़े बड़े सपनों की शुरुआत और हर बार बॉटम से किसी तरह बचने की कोशिश। हर एक साल की बस यही कहानी है, हर एक साल की सिवाय 2014 की, क्योंकि उस साल के मेगा ऑक्शन को देखते हुए किंग्स ने 2 प्लेयर्स को छोड़कर बाकी अपनी पूरी टीम को फायर कर दिया और ऑस्ट्रेलियन टी20 कप्तान जॉर्ज बेली के अंडर एक ब्रांड न्यू टीम बनानी चाहिए। पहले टीम केमिस्ट्री को झट से क्रिएट करने के चक्कर में बेली के ही देश के मैक्सवेल और जॉनसन को खरीदा गया, उस साल के सेकंड और थर्ड सबसे कॉस्टली ओवरसीज प्लेयर्स। फिर उस पॉइंट तक के किंग्स 11 के हाईएस्ट स्कोरर ऑस्ट्रेलियन शॉन मार्श को फिर एक बार खरीदा गया। डेविड मिलर तो रिटेंट थे और उस पर दिल्ली से लाए गए सहवाग। तो इन शॉर्ट नया चिल्लाकर किंग्स ने वही पुरानी टॉप हेवी बैटिंग टीम बना ली थी, बस इसी आशा में कि शायद इस बार नसीब उनका साथ दे दे। और शॉकिंगली इस बार भगवान ने उनकी सुन ली। एक और मैक्सवेल का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्रदर्शन तो दूसरी ओर मिलर का रॉक स्टेडी फॉर्म, एक और बेली की शानदार कैप्टनसी तो दूसरी ओर सहवाग की पिंच हिटिंग। उस साल उनकी बैटिंग लाइनअप का दबदबा कुछ ऐसा था कि 17 मैचेस में से 8 मैचेस उन्होंने 190 के ऊपर का स्कोर किया। इनफैक्ट जहां इस सीजन में बाकी सारी टीम्स फर्स्ट इनिंग में सिर्फ 157 का एवरेज स्कोर कर रहे थे, वहां किंग्स 183 के एवरेज पर खेल रहे थे और सेकंड इनिंग में चेस करते वक्त बाकियों के 151 के मुकाबले 170। अब हाँ, 6 बार 185 रन से भी ज्यादा कंसीड जरूर हुए थे, पर उनका वो बॉलिंग अटैक जो इनिशियली इस साल का सबसे खराब बॉलिंग अटैक था, वो आगे जाकर जॉनसन के नेतृत्व में कई नए हीरे तलाश पाया था, जिसमें से सबसे आगे संदीप शर्मा। तो हाँ, भले ही आखिर में वो फाइनल्स में हारे जरूर, 2014 का वो सीजन किंग्स 11 के लिए एक नई उम्मीद के रूप में आया था। उम्मीद कि फाइनली ये किंग्स अपने हक के सिंहासन पे बैठ पाएंगे, अपने उसी पुराने फॉर्मूले पे बनी इस नए टीम के जोर पर। और ये थी उनकी पहली गलती, वो गलती जिसने जल्द ही आने वाले आईपीएल ऑक्शन में उनके बर्बादी के बीज बो दिए। अब उस 2015 के ऑक्शन के ना कुछ स्पेसिफिक से रूल्स थे। पहले गए साल के मेगा ऑक्शन के 60 करोड़ में से बचे पैसे टीम्स के पास ऑलरेडी थे, उस पर टीम्स को 3 करोड़ एक्स्ट्रा दिए जाने थे और उसके ऊपर जितने प्लेयर्स रिलीज होते उनकी सैलरीज टीम बजट में ऐड हो जाती। तो डेयरडेविल्स जिसने इस साल अपनी पूरी टीम को रिलीज कर दिया था, उनका टोटल बजट था 40 करोड़ का और उनके मुकाबले किंग्स जहां गए साल के चैंपियंस कोलकाता सिर्फ 15 प्लेयर्स रिटेन कर रहे थे, वहां रनर अप पंजाब टोटल 19 प्लेयर्स रिटेन करने वाले थे। 19। आपको पता है ये कितना अजीब है? अगर आप रनर अप आए हो तो आपकी टीम में किसी चीज की कमी है, इसलिए राइट, वरना तो आप चैंपियंस होते। इसलिए ही हिस्टोरिकली जो भी टीम रनर अप आई उसने अगले साल कुछ भी करके अपने वीकनेसेस को कम करने की कोशिश की। अब चेन्नई सुपर किंग्स को ही ले लो, 2008 से 2013 तक जब वो सेकंड आए तब उन्होंने कई बिग टिकट चेंजेस किए। यहाँ तक कि 2013 में न केवल उन्होंने 12 नए अनकैप प्लेयर्स खरीदे, पर उनके साथ 5 कैप प्लेयर्स साइन किए जो सारे के सारे बॉलर्स थे, बस अपनी वीकनेस कम करने की कोशिश में। और इसके कंपैरिजन में किंग्स न केवल वो करीब वही टीम रिटेन कर रहे थे, पर जो 3 प्लेयर्स उन्होंने रिलीज भी किए थे वो थे एक पेसर, स्पिनर और बैट्समैन। यानी ऑन पेपर अपना बॉलिंग लाइनअप और भी वीक करते हुए, पर ऑब्वियसली ये तो जगह बनाने के लिए कर रहे हैं। आफ्टर ऑल उनके पास 19 करोड़ का बजट भी तो है उनको खरीदने के लिए, ताकि वो नए बॉलर्स खरीद सके, अपने बॉलिंग लाइनअप को इंप्रूव कर सके, राइट? उन्होंने फिर खरीदे प्लेयर्स, एक ओपनर, एक अनकैप्ड विकेट कीपर और एक अनकैप्ड ऑलराउंडर। बस 15 करोड़ बचे होने के बावजूद, स्क्वाड में जगह होने के बावजूद किंग्स 11 ने किसी और को नहीं खरीदा। और ये महान मूव क्यों? ऑक्शन से 2 दिन पहले शुरू हुए वर्ल्ड कप के वजह से, स्पेसिफिकली वर्ल्ड कप में उनके ओवरसीज प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की वजह से। एक और डेविड मिलर की 138 की नॉट आउट पारी और दूसरी ओर मैक्सवेल और बेली की अपने होम ग्राउंड्स पर मैच विनिंग हाफ सेंचुरीज, और फिर जॉनसन की सबसे इकोनॉमिकल बॉलिंग थी। तो बेसिकली आईपीएल शुरू होने के 1 महीने पहले
पंजाब के वो सारे कैनन्स बड़े जोरों शोरों से परफॉर्म कर रहे थे, तो फिर जिस स्ट्रैटेजी ने उन्हें फाइनल्स तक पहुंचाया हो, उससे अननेसेसरी छेड़खानी क्यों करे यार? उससे अच्छा उस पर डबल डाउन करते हैं, यानी अपनी वीकनेसेस को कम करने के बजाय अपने स्ट्रेंथ को क्यों ना बढ़ाया जाए। बस इसी सोच की वजह से किंग्स 11 ने बॉलर्स को ना खरीदते हुए बैट्समैन खरीद लिए और घर चले गए। एक ऐसा अजीबोगरीब स्टंट जो वर्ल्ड कप के पूरे होने पर एक मास्टर स्ट्रोक कहलाया जाने लगा, क्योंकि एक और स्मिथ और मैक्सवेल के मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस ने और दूसरे और स्टार्क और जॉनसन के उस कहर ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर वर्ल्ड कप जिता दिया था, जिससे ऑस्ट्रेलियन से भरी वो पंजाब टीम रातों रात आईपीएल जीतने के लिए फेवरेट्स बन गई थी। इतने सालों तक शर्मिंदगी का सामना करने के बाद आखिरकार उनका वक्त आ ही गया था। ये आईपीएल उनका था। सवाल अब सिर्फ इतना कि उनके रास्ते में खड़े रहने की गुस्ताखी करता कौन है? जवाब कोई टीम नहीं, बल्कि वही वर्ल्ड कप जिसने उनको ये सपने दिखाए थे। 2015 में भले ही क्रिकेट के इस सबसे पुराने इंटरनेशनल कप की चमक हल्की सी फीकी जरूर हुई थी, पर उसके लिए होने वाली जंग तब भी उतनी ही घमासान थी और इतिहास गवाह था। जब जब कोई टीम उस युद्ध में विजेता साबित हुई है, तब उसके ठीक बाद उस टीम का परफॉर्मेंस सीधा गटर में चला गया है। लगातार 6 महीनों तक अनडिफिटेड रही वो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज में टूर कर हार जाती है। एक मैच नहीं, लगातार 3 मैचेस। 2007 की वो अनडिफिटेड ऑस्ट्रेलियन टीम उसके ठीक बाद हुए इंडिया टूर में 2 आसान करीब करीब जीते हुए मैचेस ड्रॉप कर देती है। और फिर 2011 की वो अपनी टीम पहले आउट ऑफ फॉर्म वेस्ट इंडीज के सामने जाके मैच हारती है और फिर इंग्लैंड में जाकर कंप्लीट व्हाइट वॉश हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि एक वर्ल्ड कप खेलना जितना फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टिंग है, उसमें जितनी मेहनत, जितना फोकस जाता है, उतना ही रिलैक्सिंग होता है उसे जीतने से मिलने वाला इमोशनल रिलीज। इन क्रिकेटर्स ने अपनी पूरी जिंदगी इस ट्रॉफी को जीतने के सपने देखे होते हैं, और फिर जब वो फाइनली अपने हाथ में हो, तब उसे पाने की संतुष्टि, खुशी, उसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। इसलिए जब आप उसके बाद फिर एक मैदान पे उतरते हैं, तब अपना बेस्ट देने के लिए खुद को मोटिवेट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए ही हर वर्ल्ड कप विनिंग टीम उसके ठीक बाद पिटती रहती है। अब थैंकफुली नॉर्मली वर्ल्ड कप के बाद नॉर्मल शेड्यूल में एक बड़ा सा ब्रेक होता है, जहां प्लेयर जरा सा रिकूपरेट कर पाए, जिस वजह से इनिशियली हारने के बाद ये टीम्स आसानी से रिकवर कर पाती है। पर यहाँ 2015 में उस वर्ल्ड कप खत्म होने के 10 दिनों के अंदर आईपीएल शुरू होना था, जिसमें खेलने वाले थे ऐसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जिनमें से जॉनसन को छोड़ के किसी ने भी इसके पहले वर्ल्ड कप नहीं जीता था। तो जब ऐसे प्लेयर्स पिच पर उतरे, तब आपको क्या मिलना था? उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए रहे टॉप स्कोरर स्टीवन स्मिथ आईपीएल में आकर 27 का भी एवरेज नहीं दे पा रहे थे। वार्नर उनके सेकंड टॉप स्कोरर गए साल के 48 से गिरकर अब 43 पर थे। जानता हूं ये सुनने में बहुत कम नहीं लगेगा, पर इस पॉइंट पर वार्नर का फॉर्म कुछ ऐसा था कि इसके ठीक अगले साल वो आईपीएल में 60 का एवरेज देने वाले थे। और फिर फिंच, ऑस्ट्रेलिया के थर्ड हाईएस्ट स्कोरर फिंच, अब 11 का भी एवरेज नहीं दे पा रहे थे। अब मजे की बात यह है कि अगर आप इन प्लेयर्स के अगले कुछ साल के परफॉर्मेंसेस देखें, तो बस यही साल एक अजीबोगरीब एनोमली की तरह दिखता है। हैंड्स डाउन इन सब का वर्स्ट परफॉर्मेंस। तो फिर अब सोचिए, जिस टीम ने अपने सारे आशा आकांक्षाओं को इन्हीं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के कंधों पर रखा हो, जिनके भरोसे पर उन्होंने एक भी चेंज ना किया हो, उस टीम का क्या होगा? फिर एटलीस्ट इनिशियली तो वो डेविड मिलर और जॉर्ज बेली के सपोर्ट से एक मैच जीत गए, और फिर जॉर्ज बेली के इंजर्ड होने पर खेलने उतरे शॉन मार्श ने एक और मैच ड्रॉ करा दी। पर फिर शुरू हुई बर्बादी। खुलेआम बीच चौराहे में निर्दयता से की गई बर्बादी। मैच के बाद मैच, हार के बाद हार, जिसका सबसे पहला कारण ठहराया गया इस साल के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रहे फेवरेट ग्लेन मैक्सवेल को। गए साल जिन्होंने आईपीएल की शुरुआत 95, 89 और 95 रन मार के की थी, जिन्होंने वर्ल्ड कप में 182 के स्ट्राइक रेट पे 65 का एवरेज मेंटेन किया था, वो अब पहले 6 मैचेस में सिर्फ 12 का एवरेज दे रहे थे। हर बार बॉल को मारने की जल्दी में लगते हुए ऑन एन एवरेज सिर्फ 10 बॉल तक क्रीज पर टिकते हुए। इसलिए एक पॉइंट पर इस एक्स प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को बेंच तक करने की नौबत आ गई थी। आशा ऐसी कि जब वो लौटेंगे तब टीम से निकाले जाने के अपमान से खुद को मोटिवेट कर पाएंगे, पर एक्चुअल में आपको मिला ये 11 मैचेस, 13 का एवरेज। इसलिए उन्होंने भी अंत में कबूल किया कि शायद वो वर्ल्ड कप ही मेरे स्लम के लिए जिम्मेदार है। उस वर्ल्ड कप के हाई से उतरकर झट से एक नया टूर्नामेंट खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वही मुश्किल जो शायद जॉनसन को भी थी। ऑस्ट्रेलिया का एस पेस बॉलर, 9 मैचेस, 9.37 की इकोनॉमी और सिर्फ 9 विकेट्स। पर जहां मैक्सवेल के एफर्ट्स, उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी, वहां जॉनसन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ अपना कोटा पूरा करने को आया है, मानो वो जल्द से जल्द ये टाइम पास खत्म करके घर जाना चाहते हो। और एंड में शायद ये ऑब्जर्वेशन सच ही था।
क्योंकि ग्रुप स्टेज के मिड पॉइंट पर जैसे ही पंजाब प्लेऑफ से आउट हुई, वैसे ही जॉनसन और मार्श ने घर जाने की ख्वाहिश जता दी। ख्वाहिश जो किंग्स ने कबूल कर ली और पंजाब के कप नहीं तो जरा सी इज्जत बटोरने के चांसेस भी गायब हो गए। पर यहाँ इस सब के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। आखिरकार टीम सिर्फ 3 लोगों से थोड़ी बनती है, तो उन बाकी सब का क्या? उसके लिए प्ले में आया बिजनेस का एक पुराना सा उसूल। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो एक्चुअल में आप पीछे जा रहे हो। गए साल जहां किंग्स हाथ पे हाथ धरी बैठी थी, वहां बाकी सारे टीम्स किंग्स के उस एक्सप्लोसिव बैटिंग को हैंडल करने की स्ट्रेटेजीज आंक रहे थे। हर एक प्लेयर के अगेंस्ट प्लान्स बनाए जा रहे थे। और फिर जब किंग्स ने कोई भी चेंज ना करते हुए, कोई भी सरप्राइज ना लेते हुए वही पुराने स्ट्रेटेजीज यूज करना चाहे, तब वो मानो खुद खुशी खुशी कसाई की छुरी तले अपनी गर्दन दे बैठे। इसलिए सहवाग और साहा जो गए साल बैटिंग को बूस्ट करते थे, वो अब सिर्फ 12 और 19 का एवरेज दे रहे थे। जहां गए साल इस पूरी टीम ने मिलकर 11 हाफ सेंचुरीज और 2 सेंचुरीज मारी थी, वहां इस साल मुश्किल से सिर्फ 5 हाफ सेंचुरीज आई थी। और दूसरे ओर बॉलर्स, जब आपके टीम का बेस्ट बॉलर 6 साल तक आईपीएल से बाहर रखा गया अनुरीत सिंह हो, तब बाकी सबकी परफॉर्मेंस कैसी होगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। गए साल के स्टार डेब्यूटेंट संदीप अब कंप्लीटली पढ़ लिए गए थे। वो अब भी इकोनॉमिकल थे, पर गए साल की वो 11 मैचेस में 18 विकेट्स वाली थार अब कहीं खो सी गई थी। और यही कुछ हाल अक्षर पटेल का भी था। और हम करणवीर सिंह की बात ना ही करें ना तो ही बेहतर है। तो यहाँ एक बात कहना मैं जरूरी समझता हूँ, इस पूरे तामझाम के बावजूद, पूरी टीम कोलैप्स कर जाने के बावजूद, वो तब भी चीजें पलट सकते थे। हाँ, जीत नहीं पर कम से कम जरा सी इज्जत तो बचा सकते थे, अगर किंग्स एक बार फिर अपनी स्टबर्ननेस नहीं दिखाती। अगर वो एक बार भी अपने एक लौते इनफॉर्म प्लेयर को प्रॉपर्ली इस्तेमाल करती। इनफैक्ट इस सीजन में इस टीम का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर उनके रैंक 1 स्कोरर से 100 रन से भी ज्यादा पीछे था। तो सवाल बनता है, उन्होंने उस प्लेयर को, डेविड मिलर को, एक बार भी प्रमोट क्यों नहीं किया? खास करके तब जब एबी डिविलियर्स को इसी तरह से नंबर 3 पर प्रमोट किए जाने पर वो 175 के स्ट्राइक रेट पर 513 रन बनाकर आरसीबी के हाईएस्ट स्कोरर बने थे। और अगर आप एबीडी के प्रमोट होने के पहले मिलर के साथ के स्कोर्स चेक करो तो वो करीब करीब नियरली सेम मिलेंगे। पर जहां एबीडी मोस्टली अच्छे पोजीशंस में स्कोर कर रहे थे, वहां मिलर प्रेशर में हारती मैच बचाने के लिए खेल रहे थे और उसके बावजूद ये स्कोर्स थे। अब ऐसा तो नहीं था कि आपके टॉप 3 स्कोरर्स बड़े अच्छे थे। इनफैक्ट उनका परफॉर्मेंस इतना खराब था कि ना केवल उनका पर प्लेयर पावर प्ले एवरेज उस साल का सबसे खराब था, पर पावर प्ले में स्ट्राइक रेट सेकंड वर्स्ट। इसलिए उनको 14 मैचेस में 8 अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़े थे। तो फिर आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि क्यों ना अपने बेस्ट प्लेयर को एक बार ट्राई किया जाए? उसी तरह से जिस तरह से हेंड्रिक्स ने आपको आते ही विकेट्स लाके दिए, पर आपने उसको उस पॉइंट तक नहीं खिलाया जब तक जॉनसन घर नहीं चले गए। और फिर शॉन मार्श के उस परफॉर्मेंस के बाद भी पहला डक आते ही उसे बिठा दिया गया। मानो पंजाब के आंखों में उनके गए साल के लाइनअप के अलावा कुछ और था ही नहीं। फिर एक्चुअल मैच में जो हो सो हो, और एंड में जो होना था वही हुआ। ना सिर्फ हार, पर उस मार्जिन से हार जिसने इतिहास बना दिया। सीएसके के सामने 97 रन से हारना, डेयरडेविल्स के सामने 118 पर ऑल आउट होकर 13 ओवर्स और 9 विकेट से हार जाना, और फिर आरसीबी के सामने 226 का टारगेट पाकर 88 पर ऑल आउट हो जाना। एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी आईपीएल के ग्रेटेस्ट लूजिंग मार्जिन्स में रैंक 3 पर है। और इस सबको मिलाकर आपको मिलता है ये आईपीएल इतिहास का सबसे खराब एनआरआर। एक ऐसा रिकॉर्ड जो उस सीजन के 9 साल बाद भी कोई भी तोड़ने के करीब भी नहीं आ पाया। हाँ, इनॉग्रल सीजन में डेक्कन चार्जर्स पंजाब से एक मैच कम जरूर जीते थे, पर पंजाब की वो तीसरी जीत T20 में नहीं बल्कि रेन कर्टेल T10 में आई थी, जिसके बावजूद उनका एनआरआर डेक्कन से पूरा 1 पॉइंट कम था। इन शॉर्ट, डेक्कन का वो सीजन किंग्स के इस सीजन से कहीं ज्यादा बेहतर था। ये मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है। क्योंकि वहां जहां डेक्कन ने उस सीजन के बाद करीब करीब वही टीम रखकर अगले साल आईपीएल जीता था, वहां किंग्स ने अगले साल वही टीम रखकर रैंकिंग का बेसमेंट ढूंढ लिया था, जिसके बाद फाइनली उन्होंने अपनी टीम बदलने का निर्णय लिया, जिस पॉइंट पर इस टीम की स्टोरी खत्म हो गई। एक ऐसी टीम जो अपने डिसीजंस, लक और वर्ल्ड कप के वजह से आईपीएल इतिहास की सबसे खराब टीम बनकर रह गई थी।